Welcome to this very special panel with one of India's leading historian, Vikram Sampatji. It needs no introduction. Congratulations on your new book on Tipu Sultan. हमारे पास 30 मिनट है और 936 पन्नों की एक किताब है तो हम इर्द गिर्द नहीं जाएंगे. We'll jump straight into the storm. Vikram, for many of us growing up in India, Tipu appears in our imagination with Sanjay Khan's The Sword of Tipu Sultan. Khan, in all fairness, also made Jai Hanuman some years later, which was equally popular, if not more. What kind of reactions did it stir in Karnataka? Because it's based on Bhagwan Gidwani's novel of the same name, The Sword of Tipu Sultan. And I've been following some of your interviews, और आप अपने इंटरव्यूज़ में कहते हैं कि जब वो किताब आई तो आप उस समय 10 से 12 साल के थे और आपने रिसर्च शुरू किया. तो मैं चाहूँगा कि जो पहला हिस्सा है कि बेंगलोर में, कर्नाटक में इस सीरीज़ की क्या प्रतिक्रिया रही, यू रिफ्लेक्ट ऑन दैट. एंड 12 साल की उम्र में आपने क्या रिसर्च किया? नमस्कार. बनारस, काशी, वाराणसी मेरे हृदय के इतने निकट है कि मैं कोशिश करता रहता हूँ सम एक्सक्यूज और द अदर टू कीप कमिंग हियर. वाराणसी के बारे में मेरी पिछली किताब भी थी, ज्ञानवापी मस्जिद के इतिहास और जो लीगल स्ट्रगल वहाँ चल रहा है उसके बारे में. और आज यहाँ एक 250 ईयर ओल्ड किंग एंड हिज रूल और मिस रूल, उसके बारे में आप सब के साथ बात करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है. और आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू द बनारस लिटरेचर फेस्टिवल एंड इट्स ऑर्गेनाइजर्स फॉर इनवाइटिंग मी एंड ऑल्सो फॉर रिकग्नाइजिंग दिस बुक विथ द recognition and the award that they have very graciously conferred on me. A huge round of applause for that. He's won the Banaras Lit Fest Award for Non-Fiction, Tipu Sultan. Congratulations. Thank you. उन दिनों एक ही चैनल हुआ करता था, वो दूरदर्शन था. और दूरदर्शन पे त्रिपुरारी जी यहाँ बैठे हैं, वो दूरदर्शन को संभालते थे एक जमाने में. तो उसमें जो स्वॉर्ड ऑफ टिपू सुल्तान संजय खान द्वारा निर्मित जो धारावाहिक था, उसको मैं भी देखते हुए बड़ा हुआ. और आपको शायद याद होगा उसमें कि टिपू और उसके जो पिता हैदर अली, उनको बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए मैसूर के जो महाराजा थे, वाडियार राजा, हिंदू शासक जो 600 साल जिन्होंने राज किया वहाँ पे, उनको बहुत ही निकृष्ट तरीके से दिखाया गया. महाराजा जो इम्मड़ी कृष्णराज वाडियार को एक ही वाज शोन लाइक दिस बफून, एक मोटा आदमी जो राज नर्तकी के साथ खुद नृत्य कर रहा है. और महारानी जो है वो टिपिकल वो एकता कपूर सीरियल की जो वैम्प्स होती हैं उसी की तरह उनको दिखाया गया. तो इसको लेके कर्नाटक में कई जगह पे बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे, क्योंकि आज भी इतने दशकों बाद, क्योंकि आधुनिक कर्नाटका की जो नींव थी उसको वाडियार परिवार ने ही रखी थी. तो इसीलिए आज भी लोगों के मन में उस राज परिवार के प्रति काफी आदर और सम्मान है. और उसी समय आपको अगर पता होगा कि प्रीमियर स्टूडियोज मैसूर में जहां ये शूटिंग हो रहा था, उसमें भी आग लग गई थी और संजय खान का चेहरा भी जल गया था. तो वहां 62 लोग मरे थे उस आग में, लगभग 62 लोग मरे थे उस आग में. और कनाडा के जो न्यूज़पेपर्स थे उसमें यही आर्टिकल्स आते थे कि ये वाडियार परिवार का श्राप है, आपने उस महाराजा और महारानी को ऐसे दिखाया, इसलिए आपको श्राप का परिणाम भुगतना पड़ रहा है. तो उस समय जैसा आपने कहा गौतम जी, मैं 12-13 साल का लड़का था. और सच कहूं तो पढ़ते समय इतिहास मुझे सबसे बोरिंग और नीरस विषय लगता था, क्योंकि उसमें सिर्फ रट्टा मारना, कौन किसके बाद कौन शासक आया, किस ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा गया, बस यही चीजें हमें बताई जा रही थी. तो ऐसे एक लड़के को पता नहीं क्या हुआ, उस सीरियल और बाद के जो प्रोटेस्ट वगैरह हुए उससे काफी प्रभावित हुआ. और मैंने ऐसे ही सोच लिया कि इस एक राजा और एक रानी के बारे में मुझे सत्य जानना है. और वो एक सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ इनिशिएटेड, मोर इम्पोर्टेंटली सेल्फ फंडेड एक प्रोजेक्ट था, जो हर वेकेशन में मैसूर जाओ. और मैसूर और मेरे परिवार का कोई कनेक्शन भी नहीं था, मैं आधा तमिलियन और आधा महाराष्ट्रियन हूँ. तो बट नियति का खेल कुछ अलग ही होता है कि जब कोई और विधाता आपके लिए कुछ निर्धारित करता है तो आप बस चले जाते हो उस रास्ते पे. तो ये जो पागलपन था, जुनून था मैसूर के इतिहास के बारे में, वो 10 साल तक मेरे साथ रहा. और उन 10 सालों में मैंने राज परिवार के लोगों से या वहाँ के इतिहासकारों से, आर्काइविस्ट से बातचीत की, इंफॉर्मेशन संग्रहित किया. कभी ये सोच के नहीं कि ये किताब बनेगी या मैं एक इतिहासकार बनूंगा बड़ा होके.
और 10 साल के संशोधन के बाद मुझे पता चला कि 600 साल राज किए हुए इस परिवार का एक भी किताब कहीं छपा ही नहीं है आधुनिक काल में. देयर इज नॉट अ सिंगल बुक रिटन ऑन द हिस्ट्री ऑफ द वाडियार्स. तो टोनी मॉरिसन जो अंग्रेजी नॉवेलिस्ट हैं, वो उनका एक वाक्य है कि इफ देयर इज अ बुक दैट यू वांट टू रीड एंड इट हैजंट बीन रिटन येट, देन यू मस्ट बी द फर्स्ट वन टू राइट इट. तो यही सोच के मैंने लगभग 2008 में मेरी पहली किताब आई ऑन द मैसूर किंग्स, स्प्लेंडर्स ऑफ रॉयल मैसूर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वाडियार्स. मैंने सोचा ये एक किताब लिखने के बाद आई गो बैक टू माई रेगुलर जॉब. बट उसी दौरान मुझे काफी इंटरेस्ट था कि ये 40 साल जब सत्ता परिवर्तन हुआ, जब सिंहासन को हैदर अली ने वाडियार परिवार से छीन लिया, उन 40 साल का जो अंतराल है या इंटररेग्नम, जो इस किताब का सबटाइटल भी है, जब एक यूजरपेशन होता है जो राज परिवार को बाहर करके कोई और सिंहासन पे बैठ जाता है, तो उसके बारे में ज्यादा संशोधन करने का मुझे बहुत मेरे मन में इच्छा थी. तो उस दौरान बहुत सारी जगहों पे मैं लेक्चर्स दे रहा था और एक बार इसी इंटररेग्नम काल में बेंगलोर में कहीं टीपू के खुद के पत्र मैं पढ़ रहा था और उनके पत्रों में बहुत ही गर्व से वो कह रहे हैं कि मैंने 4 लाख काफिरों को कैलीकट में उनका धर्मांतरण किया और मैंने इतने हजारों मंदिर और गिरजाघर तोड़े हैं फलां जगह में. तो ये उनके खुद के पत्र थे, ये मेरे कुछ वाक्य नहीं थे. मैं उनका हू बहू स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ पढ़ रहा था. तो उसको सुन के अचानक से जो लोग बैठे थे उनमें से कुछ बवाल मचा, कुछ लोगों ने पेपर रॉकेट्स फेंके स्टेज पे और आयोजकों ने वो भाषण तभी बंद कर दिया. और सामने मेरे पिताजी बैठे थे और उनके हाथ में आके किसी ने एक लिफाफा थमा दिया, कोई टिप्पू फैन क्लब या ऐसा कोई था, और उन्होंने कहा कि देखिए आपका एक ही बेटा है, अगर आप चाहते हैं कि वो जिंदा रहे तो आप उनको बोलिए कि लेट ही माइंड व्हाट ही टॉक्स एंड राइट्स. और मेरी बदकिस्मती ये थी कि उसके लगभग 2-2.5 हफ्ते बाद मैंने मैसूर के दीवान के हिस्ट्री पे कुछ लेख लिखे थे एक अखबार में. तो दीवान पूर्णैया के बारे में शुरू की थी और उसमें भी टिप्पू के रिलेशन में कुछ रेफरेंसेस था. तो उसको लेके फिर से बवाल मच गया कि न्यूज़पेपर के जो ऑफिस थे उसके सामने लोग एकत्रित हो गए और एडिटर ने मुझे फोन किया कि आपको माफी मांगने के लिए बोल रहे हैं. तो आई सेड ओवर माय डेड बॉडी, मैंने जो भी लिखा है उसके तथ्य है, डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको अगर कुछ और कहना है तो आप एक और रिबटल पीस लिखिए. तो उन्होंने कुछ तो उनको करना था, तो वहां बीचों बीच बैंगलोर के MG रोड में मेरी प्रतिकृति का भी दहन हुआ, एफिजी बर्निंग. तो मैंने तो उस चित्र को अपना ऑर्कुट प्रोफाइल पिक्चर जो डीपी है वो बना दिया था काफी दिन का. मैंने सोचा नजर उतर गई इतने लोग आपकी प्रतिकृति को का दहन कर रहे हैं. तो पर मेरी माँ उन दिनों बहुत शी केप्ट वेरी पुअर हेल्थ. तो उन्होंने मुझसे एक वचन ले लिया कि आप कभी पब्लिक में टीपू सुल्तान के बारे में न तो लिखेंगे न बोलेंगे. तो माँ की बात कौन टाल सकता है. तो मैंने वचन निभाया जब तक वो जीवित थी. 2018 में उनका निधन हुआ. तो मैंने उसके बाद सोचा कि जिनको मैंने वचन दिया वो खुद नहीं है तो वचन का भी कोई औचित्य नहीं है. तो इसलिए वचन भंग करके और 15 साल का जो भड़ास निकालनी थी, जो दबी हुई थी कि इसके बारे में मत बात करो, वो सब बह के ये 950 पेजेस के किताब में आ गई. और मेरे पब्लिशर्स मिली यहाँ बैठी हैं पेंगुइन रैंडम हाउस से. तो उन्होंने भी काफी साहस दिखाया कि एफिजी बर्निंग हो सकती है, किताब के प्रति प्रोटेस्ट हो सकता है, इसको नजरअंदाज करके इस किताब को प्रकाशित किया. क्या शानदार कहानी है इसकी. आपकी कहानी में 3 प्रमुख किरदार हैं. दे आर द वोडियार्स, then there is the Tipu Haider duo, and of course the British. The French play a supporting cast. The Wodeyars ruled that province from 1399 till 1947, except the interregnum, which is the subject of your book. Now, when we speak of invasions, interruptions, interregnums, we normally, in popular renditions of history, we blame it on lack of political foresight, lack of political unity. अमर चित्र कथा का जो तैमूर पे एक कॉमिक्स है वो ख्याल आता है. उसमें तैमूर का जो आक्रमण होता है उसकी सारी जिम्मेवारी तुगलक पे दी जाती है कि वो देख नहीं पाया और जो राजा थे वो उनमें इतनी यूनिटी नहीं थी.
आपके हिसाब से what went wrong with the Vodiyars? Was it lack of political foresight or lack of unity in the Indian Rajas? देखिए, हर एक राजवंश, एवरी डायनेस्टी गोज थ्रू इट्स पीरियड्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स. वाडियार राज परिवार में भी इससे पहले 18वीं शताब्दी से पहले बहुत ऐसे शासक आए जिन्होंने पूरे दक्खन पे अपना कब्जा जमाया था और बीजापुर सुल्तान के साथ एक बहुत ही साहसी एक मोर्चा खोला था. पर ड्यूरिंग दिस टाइम ऑब्वियसली कुछ वीक किंग्स केम टू द फोर, और उस पूरे समय में भारत का भी अगर आप राजनीतिक एक मैप देखें तो द अमाउंट ऑफ कंफ्यूजन दैट देयर वाज, औरंगजेब के मरने के बाद मुगल सल्तनत जिस तरह से स्लोली इट स्टार्टेड डिसइंटीग्रेटिंग, ऑल द पावर स्टार्टेड गोइंग इनटू स्मॉलर प्रिंसिपैलिटीज. अवध हो गया, हैदराबाद हो गया, बंगाल, ये सारे जो सूबे थे पहले वो इंडिपेंडेंट ऑटोनमस किंगडम्स बनने लगे. और इनमें भी लॉट्स ऑफ वॉर्स ऑफ सक्सेशन फॉर द थ्रोन दैट रिजल्टेड. एंड साउथ इंडिया में आपको याद होगा, हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक्स में आपने पढ़े होंगे, कर्नाटिक वॉर्स फॉर द वॉर ऑफ सक्सेशन इन आरकॉट एज वेल एज इन हैदराबाद, निजाम की गद्दी के लिए. तो इस पूरे एक पॉलिटिकल फ्लक्स दैट वाज देयर एंड अ वीक महाराजा ऑन द थ्रोन ऑफ मैसूर, इफ देयर वाज समबडी हु मिल्क्ड दिस सिचुएशन टू हिज एडवांटेज, इट वाज हैदर अली. और उनका जो बचपन था वो भी इट वाज वेरी, वो बहुत नाटकीय एक बचपन था. वो 4 साल के उम्र में उनके पिताजी फतेह मोहम्मद, उनकी मृत्यु हो जाती है एक बैटल में, और वो कुछ पैसा कर्ज लिए थे किसी से. तो वो पैसा वापस लेने के लिए वो कर्जदार आके इनके घर पे आक्रमण करता है, इनका पूरा प्लंडर करता है. और इन 2 लड़कों को, हैदर जो 4 साल का बच्चा है और उसका बड़ा भाई शहबाज जो 8 साल का लड़का था तब, इन दोनों को एक नगाड़े में बंद करके उसके ऊपर मारा जाता है ताकि वो दे जस्ट फेंट. तो ऐसी एक दयनीय हालत में ये इनकी जो माँ है मजीदा बेगम, वो महाराजा ऑफ मैसूर के दरबार में जाती हैं, श्रीरंगपटना जो राजधानी है, और उनसे दुहार करती हैं कि माय फादरलेस सन्स, किसी तरह आप इनकी मदद करें. और महाराजा इन पे दया लेके, ही डिड नॉट नो व्हाट ही वाज गेटिंग इनटू एट दैट टाइम, उन्होंने उन पे दया लेके वो पैसा भी दे दिया जो कर्ज चुकाने के लिए, और ये भी आश्वासन दिया कि जब ये बड़े होंगे इनको मैसूर के सेना में उनको भर्ती करेंगे. और उन्होंने अपना वादा निभाया. जब ये ही बिकेम 20 years of age, 1749 में ये पहली बार मैसूर सेना में पदार्पण करते हैं हैदर अली. और आप देखिए 1749 से 1760, मात्र 11 साल के अंदर, लिटरली एज वी स्पोक, रनिंग विद द हेयर और हंटिंग विद द हाउंड्स जो कहते हैं अंग्रेजी का एक प्रोवर्ब, एवरी रूल बुक इन द बुक इज ट्विस्टेड. आई थिंक ही पुट ऑल आर मॉडर्न पॉलिटिशियंस टू शेम. जिस तरह से वो अनैतिक अलायंसेस करते हुए, जस्ट लुकिंग एट हिज ओन सक्सेस, ही क्रिएट्स अ सिचुएशन कि द वेरी बेनिफैक्टर हु एक्चुअली सेव्ड हिम इन सच अ डिफिकल्ट टाइम, उसी का सिंहासन वो उनसे छीन लेते हैं और वो सर्वाधिकारी या डिक्टेटर ऑफ मैसूर बन जाते हैं 1761 में. तो इट्स अ फैसिनेटिंग अकाउंट ऑफ हाउ अ कुछ रिसर्च. साउथ में जो टीपू सुल्तान की नीति होती है, खासकर कुर्ग और केरला में, बाय द वे द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान also issues a disclaimer in the serial that it's based on his exploits against the British but doesn't deal with his controversial role in the Kurg and the Kerala. टीपू सुल्तान जो द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान जो धारावाहिक थी, उसमें ये डिस्क्लेमर आता है जो कि शायद बहुत छोटा था, बहुत ब्लरी था, लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया. बहरहाल टीपू जो उस रीजन में हैदर अली के रादर कंसिडरेट अपॉइंटी थे, अरशद बेग, उनको कहते हैं कि यू कोलैबोरेट विथ मी माय प्लान्स. और अरशद बेग जब कहते हैं कि मैं मक्का चला जाऊंगा, आई कैन नॉट कंटिन्यू विथ योर पॉलिसीज, ही ब्लैकमेल्स हिम as you have mentioned in the book, and threatens to oust his love interest, the courtesan, and threatens him to collaborate, arm twists him into collaborating. एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल सा रोल रहा, एक वायलेंट सा पीरियड रहा जिसके बारे में आप बहुत डिटेल्स में लिखते हैं.
क्या हाइलाइट्स थे? हाइलाइट्स तो कहना उचित नहीं होगा क्योंकि हाइलाइट्स बहुत ग्रिम है, डार्क है, लेकिन आपके हिसाब से जो पूरी पॉलिसी रही, जो पूरा उसका एंगेजमेंट रहा ट्रावनकोर से, कुर्ग से, केरला से, उसको आप कैसे देखते हैं? और क्या चीज़ें उसमें ऐसी हैं जो आप चाहेंगे कि यहाँ बैठे श्रोता जाने और शायद याद रखें? गौतम जी, मुझे लगता है उस विषय में जाने से पहले क्योंकि बनारस का ऑडियंस है, उनको शायद मैसूर के इतिहास के बारे में उतना पता नहीं होगा। हम हैदर अली के बारे में बात करते, अचानक टीपू के जंग के बारे में बात करना थोड़ा अटपटा लगेगा। तो एक इनफैक्ट किताब में भी 1/3 किताब जो है वो हैदर को समर्पित है, 1 लाख ऑफ द 3 लाख वर्ड्स। और मुझे लगता था कि बेटे को समझने के लिए बाप का जो डिफरेंस है, कॉन्ट्रास्ट है, उसको जानना बहुत जरूरी है। अब हैदर अली का जैसे मैंने सवाल आपसे पूछने ही वाला हाँ। था कि ये जो एप्पल है ये ट्री से इतना दूर क्यों गिरता है? बिकॉज हैदर अली में बहुत प्रैग्मेटिज्म है। आप जैसा कहते हैं, हैदर अली शंकराचार्य को भी दक्षिणा भिजवाते हैं, जो सिक्के हैं कॉइन्स पे जो हिंदू डेटीज के इमेजेस हैं, ही कंटिन्यूज विद दैट। तो टीपू में ये जो स्ट्रीक है, जो वायलेंस का स्ट्रीक है, वो इतना ज्यादा बढ़ चढ़ के क्यों दिखता है? तो जैसा मैंने पहले ही कहा कि उनको हमेशा से पता था कि ही वॉज यूजर्पर ऑफ द थ्रोन, और एक हिंदू बहुसंख्यक राज्य में हिंदू राजा ने उनको शरण दी थी जब वो दयनीय स्थिति में थे बचपन में, और ऐसे राजा के सिंहासन को उन्होंने हथिया लिया है। इसलिए अगर वो बहुत ओपनली अगर अपना सत्ता प्रदर्शन करें तो लोगों में बगावत हो सकती है। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि सिर्फ एक फिगर हेड रोल की तरह, एक पपेट की तरह वोडेयार को सिंहासन पे तो रखा। जब एक वोडेयार महाराजा मर जाते तो अपने ही किसी चयन किए हुए एक छोटे से बच्चे को वहां डाल देते। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता, उसका अपना थिंकिंग पावर आने लगता, तो अचानक रातों रात उसके कमरे में दूध का एक प्याला जाता था, सुबह वो मरा हुआ पाया जाता था, तो उसको जहर देके मरवाया जाता था। या और फिर एक और वन मोर शराड ऑफ वन मोर इन्फेंट रूलर। पर महाराजा है, सारे ट्रॉफीज जंग में जो जो जीते गए हैं वो महाराजा के सुपुर्द डाल रहे हैं, जो भी फरमान आ रहे हैं वो महाराजा के नाम से जा रहे हैं। पर लोगों को पता था कि सत्ता कहां पे है। अब दिस इज अ टिपिकल केस ऑफ गेटिंग ऑल ऑफ दिस ऑन अ प्लेटर फॉर द सन। उसने उतना मेहनत नहीं किया जितना पिताजी ने किया था, उसको सब कुछ मिल गया, और उसने सोचा कि आफ्टर हिज फादर डाइज मैं क्यों इस पपेट को वहां रखूं, मैं खुद ये पूरा सिंहासन अपने नाम पे क्यों ना कर दूं। और इसीलिए उसने वोडेयार को पूरी तरह से डिपोज करके उसने मैसूर का भी जो इस्लामीकरण शुरू किया, उसको सल्तनत खुदादाद, जो हिंदू बहुसंख्यक एक राज्य था, उसको खुदा का दिया हुआ सल्तनत के नामकरण किया। शहरों के नाम बदल दिए उन्होंने। मैसूर नजराबाद बन गया, कैलिकट फिरोखाबाद बन गया, मैंगलोर जलालाबाद, और कन्नड़ा और मराठी में जो अकाउंट्स रखे जाते थे इसमें, उनको हटा के उसके जगह पे पर्शियन, एक कन्नड़ा स्पीकिंग प्रोविंस में पर्शियन, जो लोगों को पता ही नहीं था ये भाषा, वो उन पे थोपी गई। और जो कॉइन्स भी आपने बोला, कॉइन्स पे भी पर्शियन न्यूमरल्स वगैरह, जो लोगों के बिल्कुल सर के ऊपर से जाता था। तो इसको चलते हुए बहुत राज्य के अंदर और राज्य के बाहर बहुत सारे बगावत और प्रोटेस्ट इनके खिलाफ शुरू हुए, क्योंकि ये धार्मिक तौर पे असहिष्णु तो थे ही। उनके खुद के जो पत्र हैं, उनके खुद के जो फरमान हैं, उसमें ये दाखिल हैं। ये किसी और को हाथ कंगन को आरसी किया जैसा बोलते हैं, तो वो खुद लिखते हैं इन सब चीजों के बारे में। तो खासकर 2-3 जो प्रमुख इंसिडेंट्स हैं, जो खूंखार हैं, जो हम शायद आज भी जिसके घाव लोगों के दिलों में अभी तक नहीं भरा है। एक है मैसूर के अंदर एक मंडियम अयंगार नाम का एक समुदाय है, जो भारद्वाज गोत्र को बिलोंग करते हुए एक ब्राह्मण समाज है। तो उसके लगभग 700 महिलाएं, पुरुष और बच्चे दीपावली के एक दिन पहले, नरक चतुर्दशी जो हम मनाते हैं, उस दिन उनको छलावे से एक भोजन के लिए बुलाया गया श्रीरंगपट्टनम में एक लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर में। और जैसे वो खा रहे थे, सारे दरवाजे बंद करके एक ही दरवाजे से हाथियों को भेजा गया, और हाथी तले ये सारे 700 लोग कुचल के उनको मार डाला गया। और उस समुदाय के लोग आज भी 250 साल बाद
जब हम सब लोग दीपावली मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, वो लोग इस दिन को एक कराल रात्रि, एक श्राद्ध के रूप में अपने पूर्वजों के साथ जो हुआ उसको लेके शोकित होके वो उसको इस तरह से आचरण करते हैं। तो ये किसी ऐतिहासिक ये नहीं है, आज का जीता जागता एक घाव है उस समुदाय में। इसी तरह आप जाएं मैंगलोर में, जो ईसाई समुदाय था, मैंगलोर क्रिश्चियंस, तो उनको भी नॉर्थ और साउथ कनाडा से अलग अलग आंकड़े आते हैं। 60,000, 70,000, 80,000 से ज्यादा ईसाइयों को वहां से मैंगलोर से श्रीरंगपटना लगभग 300 किलोमीटर की दूरी हाथियों के पैर से उनको बांध के वहां से खींचा हुआ लेके जाते थे। जो प्रेग्नेंट विमेन थी, गर्भिणी स्त्री, उसको भी चलना पड़ता 300 किलोमीटर। रास्ते में बहुत सारे लोग डिलीवरी हो जाता था, बच्चे मर जाते या माएँ मर जाती, उनका अंतिम संस्कार तक करने का सहूलियत नहीं था। जो चील, कौवे वगैरह, उनके दे वुड ईट द कॉर्प्सेस, और दीज आर ऑल रिटन इन द आई विटनेस अकाउंट्स ऑफ दोस टाइम्स। ये हर एक चीज का प्रमाण है कि कैसे ये सब चीज हुई। ऐश वेडनेसडे पे मैसेकर हुआ। ऐश वेडनेसडे। तो जैसे हिंदुओं के लिए नरक चतुर्दशी का चयन किया गया, इसी तरह ईसाइयों के लिए ऐश वेडनेसडे, अभी का जो टाइम है ईस्टर से पहले 6 हफ्ते, वो उनके लिए बहुत पवित्र माना जाता है। उस समय में इन सबको घसीट घसीट के वहां से ले जाया गया। इसी तरह केरला में, जैसे वो खुद कहते हैं, 4 लाख से ज्यादा काफिरों का धर्मांतरण, वहां बहुत सारे मंदिरों और गिरजाघरों का निर्मम तरह से उनका डिस्ट्रक्शन किया गया। और कूर्ग में, जो कोडगु है आज, वहां भी जो वॉरियर कम्युनिटी है, नायर्स, केरला के नायर्स और जो कोडवाज हैं कूर्ग के, उनके खिलाफ जिस तरह का मुहिम छेड़ा गया, वो आज भी वहां के लोग, जैसे अयंगार्स का मैंने बात किया, वो 12 दिसंबर को एक शहीद दिवस के नाम से उसका आचरण करते हैं, क्योंकि उसी दिन 1785 में, may I also urge you to reflect on the heroic defiance of these communities, the Kadavars and under Ravi Verma. Indeed. तो उस दिन पे सभी लोगों को, कोडवा समाज के लोगों को देवाटी परम नाम के एक पर्वत पे बुला के छलावे से फिर से हम संधि वार्ता के लिए मिल रहे हैं, ये कहा गया। और सारे लोग आप निहत्थे आइए। तो उन्होंने विश्वास करके बिना अस्त्र शस्त्र के आए, और जैसे ही वो आए उनको पकड़ के उनको मार डाला गया। तो ऐसे आज भी जो घाव हैं उन लोगों में, जब मेरे राज्य में कुछ साल पहले टिप्पू जयंती मनाई जाती थी, आप सोचिए इसकी विकृत मानसिकता कि जिस तरह से वो मंदिर में जिनको मारा गया, इट वाज ऑलमोस्ट जैसे जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में जिस तरह से लोगों को छलावे से सब पे गोली बरसा के उनकी निर्मम हत्या की। क्या एक ऐसा दिन इस देश में आ सकता है कि हम जनरल डायर की भी जयंती मनाएं? तो ये ऑलमोस्ट उसी किस्म का एक विकृतता है कि, और जब ये शुरुआत हुई इस चीज की, तो कर्नाटक में अब राजनीतिक दांव पेच तो होता रहता है। कांग्रेस कुछ करता है तो भाजपा विरोध करता है, भाजपा कुछ करता है तो कांग्रेस विरोध करता है, उसमें हमें पढ़ना ही नहीं है। पर यहाँ समुदाय जो हैं, लोकल कम्युनिटीज, क्रिश्चियंस ऑफ मैंगलोर और कोडावाज और ये नायर्स इन केरला और अयंगार्स, ये सब लोग सड़क पे उतर गए कि जिस व्यक्ति ने हमारे पूर्वजों के साथ इस तरह का बर्ताव किया, उसको एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, टैक्स पेयर्स मनी पे आप उसका महिमा मंडन कैसे कर सकते हैं? तो ये आज टीवी चैनल्स पे ज्वलंत एक मुद्दा है, औरंगजेब। और कभी कभी मुझे लगता है कि शायद ये सब लोग अभी इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे हैं, औरंगजेब हो, टिप्पू सुल्तान हो, टीवी चैनल्स में रोज यही डिबेट्स होता है, जबकि ये इतिहासकारों की चर्चा के लिए छोड़ देना चाहिए। राजनीतिक पक्ष इसमें दे मेक देयर डर्टी एंट्री। बट आज वही हो रहा है कि इन सारे रूलर्स के लेगेसीज को जिस तरह से तोड़ मरोड़ के हमें प्रस्तुत किया गया, उसके बारे में लोग, और खासकर जो युवा यहाँ बैठे हैं, उनके मन में ये जरूर ये बात आ गई है कि क्या ये चीज हमें गलत बताई गई है, क्या इन चीजों पे लेपापोती करके इसको वही दैट फॉल्स अजम्पशन कि ये सारी चीजें अगर हम बोल दें बेबाकी से, तो सामाजिक समरसता किसी तरह से खराब हो जाएगा। इसको चलते हुए जिस तरह ऐतिहासिक सत्यों पे पर्दा डाला गया, उसके बारे में आई थिंक आज समाज में बहुत ज्यादा एक चर्चा, विवाद वो हो ही रहा है। विक्रम, मैं आपकी इतिहास दृष्टि पे आऊंगा, लेकिन एक और एस्पेक्ट है जिसपे मैं चाहूंगा आप हमें बताएं, वो है टीपू सुल्तान की फॉरेन पॉलिसी। अंग्रेजों को साधने की कोशिश करते हैं, फिर फ्रेंच को साधने की कोशिश करते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो जाता है, उनको बड़ा धोखा मिलता है, हार जाते हैं।
he also trying to reach out to the Muslim world. He sends an emissary जो कच्छ से, कराची से होके काबुल जाता है, और जब ईरान के राजकुमार को, युवराज को वहाँ से देश निकाला दिया जाता है, वो इनके यहाँ आता है, इसको शरण देते हैं वो, और बाद में वो दोनों को पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि आप आइए और मदद कीजिए मेरी, टू सेट थिंग्स राइट इन हिंदुस्तान एंड डेक्कन. और इनफैक्ट ही प्रपोजेस अ प्लान ऑल्सो. किताब मैंने ध्यान से पढ़ी है तो मैं प्लान बता देता हूँ. ऐसा ना लगे कि मॉडरेटर ने 936 पेज की किताब ना पढ़ी, सिर्फ प्रेफेस के अंदाज पे बोल रहा है. तो वो कहते हैं कि आप उधर से आइए, मैं इधर से आता हूँ. हाँ बिल्कुल. तो मैं पूछना ये है, उनकी मृत्यु के 2 साल क्वेश्चन ये है कि एक तो ये बात है पॉलिसी क्या है, दूसरा इस फॉरेन पॉलिसी का क्या कोई लास्टिंग फॉल आउट से जो आप कंटेम्प्रेरी इंडिया में आज देखते हैं? तो उनके मृत्यु के 2 साल पहले एक चिट्ठी वो भेजते हैं जमन शाह, जो अफगान के दुरानी सुल्तान थे, और उसमें ये बात का जिक्र है कि एक बहुत सोचा समझा हुआ प्लान कि आप वहां से हिंदुस्तान पे आक्रमण कीजिए, हम दोनों साथ मिलके इस जिहाद, और बार बार जो टर्म यूज होता है वो वही है, जिहाद, होली वॉर. और पहले 2 साल की इस लड़ाई में पहले साल में उत्तर भारत के सारे काफिरों का निर्मूलन हम कर देंगे, जो जाट थे, मराठास, राजपूत, इन सबको, सिख्स. और फिर दूसरे साल में दक्षिण भारत के सारे काफिरों का निर्मूलन करने के बाद हम बीच मध्य रास्ते मिलेंगे और इस पूरे सबकॉन्टिनेंट को अपने आपस में बांट लेंगे, एंड वी विल मेक इट एन इस्लामिक कैलिफेट. तो बार बार जो लोग बोलते हैं ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, मुझे उससे भी बहुत परहेज है, क्योंकि ये वही विचारधारा के इतिहासकार कहते हैं कि अंग्रेजों के आने तक भारत नाम का कोई चीज था ही नहीं, हम राष्ट्र ही नहीं थे. अंग्रेजों के आने के बाद हम एक नेशन बने. तो अगर नेशन ही नहीं था तो वो किस नेशन के इंडिपेंडेंस के लिए, स्वाधीनता के लिए लड़ाई कर रहे थे? यू कांट हैव इट बोथ द वेज, कि ये भी कहो चित भी मेरी पट भी मेरी. तो वो एक बहुत बहादुर सिपाही थे, उसमें 2 राय नहीं है. अंत समय तक वो लड़ते रहे और लड़ते लड़ते शहीद भी हो गए. पर उसका ये मतलब नहीं कि वो देश की स्वतंत्रता वगैरह के बारे में सोच रहे थे. वो अपने खुद की जो का राज्य था, अपना फैमिली ऑनर और अपना किंगडम, उसको बचाने के लिए वो अंग्रेजों के खिलाफ थे. और इस मुहिम में उन्होंने एक्चुअली फ्रेंच की सहायता भी ली थी. तो फ्रेंच कोई कम कॉलोनियल नहीं थे, उनका भी उपनिवेशी जो सोच विचार थे वो सबको पता ही था. तो अगर बाई चांस टीपू अगर जीत जाते तो आज बीच बीच में जो अंग्रेजी में बोल रहा हूं उसके बदले मैं फ्रेंच में शायद बोलता हूंगा, क्योंकि भारत एक फ्रेंच कॉलोनी बन गया होगा, या फिर हमारे नाम बदल गए होंगे क्योंकि ये इस्लामिक कैलिफेट बन गया होता. तो ये है फ्रीडम फाइटर का जो है डिस्क्रिप्शन. और आपने पूछा कि फ्यूचर इस पे क्या असर है. एक्चुअली गौतम जी, दिल्ली सल्तनत के जो जो डायनेस्टीज थे, लोधीज, खिलजीज, तुगलक्स, ये सारे लोग हिंदुस्तान पे शासन करने के लिए जो परमिशन है वो खलीफा से लेके आते थे. उनके अनुमति के साथ ही वो यहाँ पे शासन कर सकते थे. इनफैक्ट ओनली जब मुगल आए तो उन्होंने इस प्रथा का अंत किया. अब टीपू सुल्तान क्या करते हैं, क्योंकि उनको पता था, जैसे मैंने कहा, उनके पिता एक यूजरपर थे, राज्य को उन्होंने हथिया लिया था, तो वो ऑटोमेटिकली उत्तराधिकारी तो बन नहीं सकते थे, इसलिए वो अवैध एक यूजरपेशन था. तो इसीलिए अपनी लेजिटिमेसी के लिए, टू गेट द लेजिटिमेट सीट फॉर हिज ओन रूल, उन्होंने ओटोमन खैलिफ को भी पत्र लिखा कि आई एम द ट्रू मुस्लिम रूलर. मुगल भी खुद, उसका कोई पावर नहीं रह चुका है, मैं सच्चा एक मुसलमान शासक हूं. मैंने और मेडल्स की तरह सारे टांग दिए कि मैंने इतने काफिरों को मारा, इतने गिरजाघर तोड़े हैं, इतने हिंदुओं को और ईसाइयों को की हत्या की है, इतने मंदिर तोड़े हैं. तो बाजे गाजे के साथ, गर्व के साथ वो ये सारी चीजें सबको बोल रहे हैं. और हम यहाँ आज बैठ के नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो अतिशयोक्ति है, वो एग्जैजुरेशन है, हम उनको कवर फायर दे रहे हैं. तो जो प्रैक्टिस बंद हो गया था कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए आप एक्सटर्नल एक पावर को यू बिसीच देयर हेल्प, यही चीज बाद में हुआ खिलाफत आंदोलन में, जो गांधी ने जिसकी सहायता की नॉन कोऑपरेशन के साथ, कि ओटोमन खैलिफ वहां पे राज करने के लिए भारत के मुसलमान उनकी सहायता करें, तो आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, बार्टर सिस्टम में आप भी उसमें शामिल हों. तो ये बार बार लुकिंग टुवर्ड्स द उम्मा, द लार्जर मुस्लिम ब्रदरहुड, वो आज भी हो रहा है कई विषयों पे.
तो इन सब की नींव जो है वो तब से रखी गई थी, और टीपू सुल्तान इसी श्रृंखला में आने वाले एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी सत्ता के लिए बाहर से लेजिटिमेसी मांगी। विक्रम, इसके पहले वाले सेशन में भैरप्पा का जिक्र हुआ था और भैरप्पा ने आपकी किताब का एक फॉरवर्ड लिखा है जिसमें वो जिक्र करते हैं कमेटी का जो इंदिरा गांधी के दौर में गठित हुई थी, एनसीईआरटी की कमेटी थी, हिस्ट्री का रिवीजन हो रहा था। द आइडिया वाज टू मेक हिस्ट्री मोर पैलेटेबल टू रीडर्स, टू स्टूडेंट्स। और भैरप्पा ने उसका विरोध दर्ज किया, कहा कि बिकॉज इट वॉज नॉट ट्रूथफुल टू हिस्टोरिकल फैक्ट्स, इट वॉज ट्राइंग टू डिस्टॉर्ट। तो उन्होंने विरोध दर्ज किया और कमेटी से इस्तीफा दे दिया। आपने किताब लिख डाली। आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और हर किताब जब आती है तो चर्चा छिड़ जाती है। कुछ दिनों पहले सावरकर के सर की किताब आई थी और कई सालों तक चर्चा रही। वो चर्चा अभी चल ही रही है कि तो टीपू पे किताब आ गई। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप देश के बड़े इतिहासकार हैं और आपको टेक्स्ट बुक्स के बाहर, यूनिवर्सिटी करिकुलम के बाहर भी लोग पढ़ते हैं। हमारे पास सिर्फ 6 सेकंड है, लेकिन मैं एक्सीड करेंगे ये समय हम, डोंट वरी। आपकी इतिहास दृष्टि क्या है? And why should we read history? And also, what next? देखिए, इतिहास का उपयोग क्या है, ये हमारे पूर्वजों के मन में बहुत एक स्पष्ट एक आइडिया था। कल्हण जिन्होंने राज तरंगिनी लिखा, कश्मीर का डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री, उसमें वो इतिहास का मतलब क्या है और उसकी उपयोगिता, जो आपने मुझसे सवाल किया, वो सवाल हमारे पूर्वजों के मन में कभी ना कभी हमेशा से था। तो उन्होंने एक श्लोक, बहुत ही सुंदर श्लोक से इसका उत्तर दिया है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम कथायुक्तम पुरावृत्तम इतिहासम तचक्ष्मते। जो पुरावृत्त है, पुरानी चीजें, उसको कथा रूप में, कहानी के तौर पे, दिलचस्प कहानी के रूप में कही जानी चाहिए। और उसका क्या उपयोग है कि 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको साधने के लिए, पर साथ साथ एक और चीज, उपदेश समन्वितम, उसमें राइट एंड रॉन्ग, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, इन सब का एक डाइडैक्टिक एलिमेंट, एक उपदेश समाज को मिले। इन सारी चीजों को जो विषय इसमें काम करता है, इतिहास चक्ष्मते, उसको इतिहास कहते हैं। और उसका लिटरल ट्रांसलेशन अगर आप करें, इतिहास जो संस्कृत का शब्द है, उसका ट्रांसलेशन वही होगा कि ये ऐसे हुआ था। इसमें कोई राय ऐसा वैसा, आज का राजनीतिक पक्ष, आज का समाज, ऐसा कुछ नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो तथ्य हैं, उसके बेसिस पे ये ऐसा हुआ था। तो स्वतंत्रता के बाद, क्योंकि हम वी केम आउट ऑफ अ ब्लडी पार्टीशन विच वाज मेड ऑन रिलीजियस लाइंस, आई थिंक जो फाउंडिंग फादर्स थे, उनको कहीं ये लगा था कि, जैसा मैंने कहा, इन सारे अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स को अगर किसी तरह बोल लें तो सामाजिक समरसता किसी तरह खत्म हो जाएगी। देखिए, हम बेबाकी से ब्रिटिश शासक जो थे, चर्चिल हो, कॉर्नवालिस, वेलेस्ले, इन सब के क्रूरता हो, इन सब के बारे में बेबाकी से बात करते हैं। हमारे सारे फिल्मों में खलनायक हमेशा ब्रिटिश होता है। तो ये सब करते वक्त हम ये नहीं सोचते कि देश के क्रिश्चियंस को इससे बुरा लग जाएगा, क्योंकि उनका धर्म एक ही है। क्यों? पर जब हम गजनी या घोरी या तिमोर या टीपू या औरंगजेब, इनके जो दुष्कृत्य हैं, जो उन्होंने खुद, जैसे मैंने कहा, गर्व से रेखांकित किए हैं, अपने समकालीन क्रॉनिकल्स में उन्होंने बहुत ही जोर शोर से जिस पर रेखांकित किया है, उसको अगर हम बोलें तो किसी तरह आज के लोग बुरा मान जाएंगे। मैं बार बार यही चीज हर मंच पे कहता हूं कि आज के समुदाय, आज के खासकर जो मुसलमान भारत में रहते हैं, वो इन सारे दुष्कृत्यों के लिए कभी भी जिम्मेदार हम उनको नहीं ठहरा सकते। गजनी ने, घोरी ने, जो जिसने किया, आज के लोग उनके लिए जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है। पर जो रिवर्स है वो भी सही होना चाहिए कि आज के समुदाय ऐसे बारबेरियंस को अपना रोल मॉडल और हीरो उनको मानना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम दोनों में अगर दोस्ती बननी है, आप में और मुझ में, तो अगर मैं एक ऐसे व्यक्ति को पूजता रहूं जिन्होंने आपके परदादा के साथ बहुत सारी दुष्कृत्य किए, तो हम में दोस्ती कैसे बढ़ सकती है? तो आज के जो समुदाय हैं वो भी इन सारे दुष्कृत्यों के उतने ही शिकार रहे जितने बाकी समुदाय थे। तो ये ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन जो कमीशन है, जो सत्य को बोल देना चाहिए, क्योंकि झूठ
एक जगजीत सिंह का एक गजल है, सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ का कोई इंतहा ही नहीं। तो झूठ आप जितना चाहे आप फैला सकते हैं, उसको बढ़ा चढ़ा के उस पर कपोल कल्पित कहानियां बना सकते हैं इतिहास के रूप में, पर जो सत्य है उसका एक ही वर्षन है, और जो साक्ष्य हैं, जो आधार हैं, उसके बेसिस पे एक ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री हमें लिखनी चाहिए। और एक इतिहासकार के रूप में मैं कहना चाहूंगा कि वी शुड नॉट बी स्टक इन द पास्ट। हर रोज टेलीविजन चैनल्स पे औरंगजेब पे डिस्कशन नहीं होना चाहिए। वी शुड लुक फॉरवर्ड, और अगर इफ यू हैव टू गो फॉरवर्ड, द कंट्री विच इज poised, I think we are at the gate of greatness. Bharat is striking at the gates of greatness in the world. We are stuck in the troubles of the past only because we have not healed those wounds. उन जख्मों को भर के सत्य को जैसा है वैसा कहने के बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए, तभी देश एक उन्नत भविष्य के प्रति अग्रसर हो सकता है। शुक्रिया विक्रम। एक कटु सत्य हमारे सामने टेलीप्रॉम्प्टर पे है, टाइम्स अप, और एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा है। मुझे बताया जा रहा है कि अनफॉर्चुनेटली मैं सवाल के लिए पैनल खोल नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा विक्रम, आप जब भी लिखते हैं, आप इतिहास लिखते हैं, आप एक नई बहस छेड़ते हैं, आप एक नए अंदाज में लिखते हैं, आप पुरानी चीज़ों को नई लाइट्स में लेकर आते हैं, आर्काइव्स के सहारे, डॉक्यूमेंट्स के सहारे, अपनी खुद के परिश्रम के सहारे। एंड फिराक साहब कम्स टू माइंड कि 1000 बार गुजरा है ज़माना इधर से, 1000 बार गुजरा है ज़माना इधर से, कई किताबें लिखी गई हैं, लेकिन नई नई सी है तेरी रह गुजर फिर भी। शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।